नमस्कार बच्चों। आज की वर्कशीट है 45 और उसका शीर्षक है नाजीवाद और हिटलर का उदय पार्ट 3। तो इसमें क्या होता है, हिटलर का उदय सबसे पहला टॉपिक है। तो इसमें दिया हुआ है कि हिटलर जर्मन सेना में सिपाही था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वर्साय की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की स्थापना की, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया गया। इसी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है कि हिटलर जर्मन सेना में एक सिपाही था, एक सामान्य सा सिपाही था, मामूली सा सिपाही था। लेकिन जब आप देखते हैं कि जर्मनी की पराजय हो जाती है प्रथम विश्व युद्ध में और वर्साय की संधि के द्वारा उस पर बहुत सारी ऐसी संधियाँ थोप दी जाती हैं जो उसके लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होती हैं। तो इससे वहाँ की जनता में बहुत ज़्यादा क्षोभ और क्रोध था, वे सभी दुखी थे। तो इसी का फ़ायदा उठा करके 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी की स्थापना की, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कहा जाता है और इसी को नाज़ी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर को सत्ता में पहुंचाने का रास्ता साफ कर दिया गया। महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण किया। 1929 में 29 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे। आपको पता है कि 1929 में जब अमेरिका ने इसको कर्ज देना बंद कर दिया, क्योंकि विश्वव्यापी महामंदी थी, तो अमेरिका स्वयं जो है आर्थिक संकट में था, तो उसने जर्मनी को कर्ज देना बंद कर दिया। तो फिर क्या हुआ, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रचार में लोगों का एक बेहतर भविष्य की उम्मीदें दिखाई देती थी। तो नाज़ी जो है वो सभी की भलाई की बात करते थे। वो कहते थे कि हम आपकी अर्थव्यवस्था को ठीक कर देंगे, सभी को खाना मिलेगा, सभी को रोज़गार मिलेगा। मतलब वो ऐसी बातें करते थे कि सभी जो उस समय दुखी थे अर्थव्यवस्था के संकट के कारण, मंदी के कारण, ठीक है, और वर्साय की संधि के कारण, उन्हें सभी को एक आशा की किरण दिखाई देती थी नाज़ी पार्टी के विचारों में। तो सभी इसकी ओर आकर्षित हुए। तो 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटैग के लिए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले। तो 1929 में आप देखेंगे कि जब चुनाव हुए थे तो उसे केवल 2.6% वोट मिले। लेकिन 1932 के आते आते तक ये 37% हो गए। मतलब 2.5% से वो 37% वोट तक वो पहुंच गए सिर्फ 3 सालों में। इन वोटों के साथ वो सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नाज़ी पार्टी की कला। तो नाज़ी पार्टी ने कौन कौन से साधन अपनाए अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, उसके लिए देखते हैं हम लोग। तो नाज़ी हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था। अपने जोशीले भाषणों में वह एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रति प्रतिशोध और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली की रचना की। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक, लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों में खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति का प्रदर्शन थी। तो उसने क्या किया, लोगों को आकर्षित करने की कला सीखी। ठीक है, वो समझता था कि किस तरीके से जनता को एकत्रित किया जा सकता है, उनमें एकता की भावना पैदा की जा सकती है, उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे वे नाज़ी पार्टी की ओर अग्रसारित हों, उसकी ओर झुकाव करें। नाज़ियों ने अपने पूरे धुआंधार प्रचार के लिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक अवतारी के रूप में पेश किया। यह छवि उस समाज को अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, जो एक भीषण राजनीतिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा था।
अब देखते हैं लोकतंत्र का ध्वंस किस प्रकार से हुआ। तो हिटलर जब वहाँ का चांसलर बनता है 30 जनवरी 1933 को, राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी के सबसे शक्तिशाली पद चांसलर, तो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली पद, एक तरीके से आप मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद वहाँ का जो है चांसलर है। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से जर्मनी में चांसलर का पद सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है, तो उसके बाद से वो किस तरीके से लोकतंत्र का विध्वंस करता है आप देखेंगे। जब तक नाज़ी पार्टी ने रूढ़िवादियों को अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी, सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। 28 फरवरी 1933 को किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता और सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। तो कौन सा एक्ट था? अग्नि एक्ट। ठीक है, अग्नि अध्यादेश। इसके जरिए उसने क्या किया? प्रेस और सभा करने की स्वतंत्रता, इसको निलंबित कर दिया गया। और उसके बाद 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट, इसके जरिए हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार मिल गए। तो इसके जरिए क्या हुआ? इनेबलिंग एक्ट के जरिए वो अध्यादेश जारी करता था और उसी के जरिए अपना शासन चलाता था। वो संसद को उसने हाशिए पर ढकेल दिया, उसकी संसद की भूमिका नगण्य हो गई। तो अब इसके बाद क्या हुआ? नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सिर्फ नाज़ी पार्टी और उससे जो संबंधित संगठन थे बस वही चल रहे थे, उसके अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां और ट्रेड यूनियन जो थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि कोई भी विरोध न कर पाए। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। तो इस तरीके से ये चैप्टर आज समाप्त होता है, ये वर्कशीट समाप्त होती है। अब जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हिटलर के उदय के कौन कौन से कारण थे? तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। हिटलर के उदय के क्या कारण थे? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन, ठीक है, महामंदी था, ये सभी जो है, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। तो ये सभी चीज़ें उसका कारण है। ठीक है, उसके उदय का कारण है। अर्थव्यवस्था की बदहाली हो रही थी, राजनीतिक खालीपन था, महामंदी चल रही थी, ठीक है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा था, लोग भूखमरी के शिकार हो रहे थे। और उस समय उसने उस लोगों को सपने दिखाए, बेहतर भविष्य के सपने दिखाए। ठीक है, इसलिए उसका उदय हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2, हिटलर, जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या क्या वादे किए? तो उसने देखो क्या क्या वादे किए। एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करना, वर्साय की संधि में हुई नाइंसाफ़ी का प्रतिशोध और जर्मन साम्राज्य को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने, बेरोजगारों को रोजगार देने और नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देने का आश्वासन दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए? तो ये आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि उसने सबसे पहले लोकतंत्र को मतलब नुकसान पहुँचाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, इसको आप देखेंगे। तो सबसे पहले अग्नि एक्ट, ठीक है, उसने क्या किया? प्रेस की स्वतंत्रता पर और नागरिकों की सभा करने के लिए उसको निलंबित कर दिया, उस अधिकार को निलंबित कर दिया। दूसरा क्या है? इनेबलिंग एक्ट, इसके जरिए उसने क्या किया? संसद को हाशिए पर ढकेल दिया और केवल अध्यादेश चलाने के लिए उसके पास अधिकार हो गए। और इसके बाद राजनीतिक पार्टियों, ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई और अर्थव्यवस्था, मीडिया और सेना पर भी
न्यायपालिका पर भी राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आप मीडिया के प्रचारित बातों और विचारों से प्रभावित होते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। तो ये आपको अपने से लिखना है कि जो आप टीवी में देखते हैं, जो न्यूज़ में सुनते हैं, क्या आप उससे प्रभावित होते हैं? अगर होते हैं तो कोई उसका एक उदाहरण देना है। ठीक है, ये सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है।